नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत है सभी का कार्यक्रम इनसे मिलिए में। इनसे मिलिए में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक पर्यावरण संरक्षण से, और संरक्षक जो है और एक समाज सेवी भी साथ में है। वैसे भी दर्शकों, पर्यावरण की जब बात आती है तो आपका एक छोटा सा कदम भी एक बहुत बड़ा कदम बन सकता है पर्यावरण के लिए, क्योंकि गांव से लेकर शहर तक हमें अपने पर्यावरण को बचाना है। और ये नहीं है कि सरकार क्या कर रही है या बड़े बड़े कार्य क्या हो रहे हैं, उनसे हटकर आपका जो एक कदम है वही बड़ा कदम हो सकता है। ऐसा ही पर्यावरण संरक्षण की एक कोशिश जो इन्होंने की है, इनसे हम आपकी आज मुलाकात करवाने वाले हैं। तो आज हमारे साथ है विजेंद्र पाल सिंह जी, जो कि पर्यावरण संरक्षक है और सोशल वर्कर भी साथ में है, समाज सेवा के साथ काफ़ी समय से जुड़े हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, तो विजेंद्र जी, सबसे पहले तो जानना चाहते हैं, क्योंकि पर्यावरण जो बचाने के लिए आपने एक मुहिम छेड़ी है, तो आपकी नज़र में पर्यावरण को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए जी, पर्यावरण मैंने कोई मुहिम छेड़ी नहीं है, हमारा ये कर्तव्य है जी। हम इस सृष्टि में हमने जन्म लिया है, हमारा जन्म हुआ है, हम भी उन्हीं तत्वों से बने हैं जिन तत्वों से ये भूमि बनी है। तो हम पर्यावरण का पार्ट है, बिल्कुल। हमको अपने को उससे अलग नहीं लेके चलना चाहिए। दूसरा ये है कि हम पर्यावरण की दृष्टि से जो मनुष्य है, ये एक कंप्लीट बीइंग है। मतलब हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, सोच सकते हैं, पर पर्यावरण में जो एक योनियां कह लो, जो वनस्पति है, ये चल फिर नहीं सकती, ये एक जगह रहती है। पर इनकी जो खूबी है वो ये है कि ये हमसे लेती कुछ नहीं है जी। और हमको सिर्फ देती है। जी। और कोई जानवर होगा, कुत्ता आपके घर में होगा तो आपसे भोजन लेगा, मांगेगा, बिल्ली भी दूध मांगेगी, लस्सी मांगेगी जी। आपके बच्चे हैं वो भी आपसे कुछ मांगेंगे, आपका पड़ोसी है आपके, और मनुष्य मांगेंगे। यही एक वनस्पति की जो कैटेगरी है और जो हमारे पुरातन काल से ये वर्णन है, ये कभी कुछ लेती नहीं, सिर्फ सबको देती है। सिर्फ मनुष्य को नहीं, बाकी भी जितने हमारे योनियां हैं सबको देती हैं जी। तो उस हिसाब से ये सबसे इम्पोर्टेंट श्रेणी मानी जानी चाहिए जी। परंतु जैसे मैंने कहा कि ये चल फिर नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो सबसे आज की युग में जब इतना पाप हो रहा है, सबसे आसान है इनको काट के, इनका दोहन करके कुछ कमाने का। जी। तो उसको अगर हम लोग देखिए, अगर हमको कोई मारने आता है या हमारा हानि करने आता है, तो हमारे पास भगवान ने हाथ दे रखे हैं, हम भाग सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, हमारे लिए महकमा है, डिपार्टमेंट है, पुलिस हमारे को बचा सकती है, हम कोर्ट में जा सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। इनके पास कुछ नहीं है, इनके साथ वाला पेड़ भी इनकी मदद नहीं कर सकता है। तो ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि इनका पालन पोषण और इनकी रक्षा भी करना। तो उसी को पर्यावरण संरक्षण कह लो, चाहे अपना कर्तव्य कह लो। तो इससे पहले कि हम और जानें कि किस तरह से आपके कार्य आगे बढ़े, उससे पहले आपके आसपास के, वैसे तो पूरी धरती, जैसे आपने कहा कि हमारा पर्यावरण है और हम भी उसी का हिस्सा है, लेकिन जो आपका पर्टिकुलर हिस्सा है, जो जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, उस पर्यावरण के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, मैं शिमला से थोड़ा ही दूर है, लगभग 3 घंटे का रास्ता है, 90-100 किलोमीटर की दूरी है। हिमरी गांव से आता हूँ। हिमरी गांव भी है, पंचायत भी है जी। और ये पंचायत आज भी पिछड़ी पंचायत की श्रेणी में आती है जी। पिछड़ी पंचायत सरकार के डेफिनेशन से पिछड़ी पंचायत है, परंतु प्राकृतिक रूप से मैं आज भी समझता हूँ कि हम लोग बहुत समृद्ध हैं, बहुत अमीर हैं। इतने घने जंगल हैं, पानी है, वृक्ष है, बर्ड लाइफ बहुत है, जानवर जंगल में बहुत है। तो उस हिसाब से प्राकृतिक तौर पे हम लोग बहुत धनी हैं। जी। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो पूर्वज थे, उन लोगों ने भी संरक्षण किया होगा उन जंगलों का, कि आज हमको ऐसा छोड़ के गए हैं। तो हम लोगों का भी एक फर्ज बनता है कि आगे अपनी पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाए। जी। तो जैसे आपने पूछा, तो हिमरी गांव जो है ये तहसील सुन्नी में पड़ता है, और अब सब तहसील हो गई, उप तहसील एक जलोग बन गई है जी। और वो
परगना है पुराने रियासतों के तौर पे, उसको सराज परगना कहते हैं, जी। सुन्नी भज्जी का सराज परगना। तो कैसे ये फिर पर्यावरण संरक्षण की ओर जो आपके कदम है वो आगे बढ़े और कब से इसकी शुरुआत हुई? देखिए जी, मैं बचपन से, मैं वहीं पैदाइश हुई है मेरी, जी। और जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ हिमरी गांव में ही, चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। जी। और मैं एक बड़े परिवार में पैदा हुआ हूँ, काफ़ी बड़ा जॉइंट फैमिली थी, मेरे पिताजी वगैरह 8 भाई थे। तो बचपन से हमने देखा, क्योंकि जंगल से हमारा घर भी घिरा हुआ था और अकेला में घर था और पूरा जंगल था, तो मैंने बचपन से, जब पैदाइश वहाँ हुई तो जंगल आना जाना बड़ा आसान था, और जंगल में जानवर बहुत थे, पर कभी भी आज तक हिस्ट्री में, इतिहास में हमने नहीं सुना है कि कोई जानवर आके किसी को अटैक किया। अच्छा। तो वो कितना अपना, और उस समय तो पैदल चलना ज्यादा होता था, पैदल ही क्योंकि होता पैदल था, ही रोड होता था ही था। नहीं। रोड हमारे गांव में 2010-11 में आई। जी जी जी। और जब जंगल आपका आना जाना डेली है, तो हम देखते थे कि जंगल का बिना दोहन किए जंगल आपका पूरा घर पालता था। आपको लकड़ी चाहिए, आप जंगल जाइए, जंगल में आपको लकड़ी काटने की जरूरत नहीं है, अपने आप जो सूखी लकड़ी वो गिर के बिल्कुल। नीचे गिर जाती थी, उसको उठा के ले आइए, आप अपना चूल्हा जलाइए। पशु आपके, क्योंकि पहले पशु 1-2 नहीं होते थे, 20-20, 50-50 पशु हुआ करते थे, जी। उनका चारा जंगल से आता था। दिन को वही पशु आप जंगल ले जाइए, वो चर के आते थे। उसका जो घी है, आज की तारीख में वो घी 10-10 हज़ार रुपये किलो बिकता है, जो चरे हुए पशु जानवर का है। भेड़ बकरियां लोग रखते थे, तो वो जंगल लेके जाते थे, वो चरता, तो जंगल आपको पालता था। हम जंगल के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो हमको देता था, जी। पर उसका एक कंट्रोल्ड दोहन होता था। जी। तो आज की डेट में वो नहीं रहा। अब लोग चाह रहे हैं कि जंगल से कमा लो, और उसी वजह से जंगलों का नुकसान हो रहा है। जी। तो जैसे आपने कहा कि ये पहले पैदल चलते थे, इतने लेट रोड आया, तो क्या क्या ऐसी परिस्थितियां रही कि आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, जो आपकी ऐसी परिस्थितियां आई? ये 2010-11 की बात है। हमारा रोड आया, हिमरी आना लगा था, तो हमने पहले, क्योंकि हिमरी एक ऐसा क्षेत्र है जो क्योंकि सुन्नी तहसील जब बोलते हैं तो लोगों के दिमाग में आता है कि गर्म इलाका है, वेरएज ये 7,500-8,000 की हाइट पर गांव है। जी जी। और पूरा जंगलों से घिरा हुआ है। ये एल्पाइन फॉरेस्ट है, इसमें टेम्परेट फॉरेस्ट है, और बड़े मिक्स स्पीशीज़ है, देवदार से लेकर रई, तोश, बान, मेपल, जो आपका हिमालय में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होता है। तो हमको अंदेशा था कि अब जब रोड आ जाएगा तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी तो ऐसा तो होगा ही कि कुछ ना कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग इन जंगलों का दोहन भी करेंगे, क्योंकि हमारे वही नहीं, जहाँ पहले रोड चलेगी वहाँ होता आया है, और ये लोगों ने देखा भी है। तो उसके संदर्भ में हमने 2010-11 से ही सरकार के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ अपना पत्राचार, उनको रिप्रेजेंटेशन देना करना शुरू कर दिया था कि इस जंगल को बचाने के लिए अभी से ही कुछ आप तैयारियां कर लीजिए। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर यह है कि हमारी अपने इन्फ्लुएंस से और लोगों की एकजुटता से कुछ टाइम तक जंगल बचे रहे। पर क्योंकि फैला हुआ गांव है, कम जनसंख्या है, क्षेत्र जो पंचायत का क्षेत्र भी फैला हुआ है और कम जनसंख्या है, और लोगों में इतना रिसोर्स नहीं होता है कि वो कितना लड़े, और उसी के लिए डिपार्टमेंट वहाँ बैठा रहता है, उसके गार्ड होते हैं फॉरेस्ट के, उनका जिम्मेवारी होती है, तो उन्हीं पे आप सब लोग डाल देते कि वही करेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, और धीरे धीरे हमारे जंगलों में अवैध कटान के इश्यूज़ बढ़ते गए। सबसे हैरानी की बात ये हुई कि एक ही जंगल में, हमारा जंगल फैला हुआ है और कैटेगराइजेशन उसकी अलग अलग है जी। मतलब एक ही जंगल है, पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको अलग अलग डीपीएफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अलग अलग कर रखा है। उन जंगलों के बीच में बिना किन्हीं अप्रूवल के 17-18 किलोमीटर रोड निकाल दी। अच्छा। और उस जंगलों में कोई हैबिटेशन नहीं है, कोई गांव नहीं है। जी जी जी। एक आधा परिवार का एक ज़मीन है,
वो वहाँ उनका रेजिडेंस नहीं है, मतलब रेजिडेंशियल वहाँ नहीं है, पर उनका पुराना कभी अंग्रेज़ों के टाइम पे वहाँ पर ज़मीन ज़रूर थी। तो ऐसा जब होने लगा तो अब एक्सेसिबिलिटी जंगलों के अंदर बढ़ गई, उसकी कंप्लेंट्स भी गई, सरकार को भी बताया गया जी 17 किलोमीटर रोड, पर हुआ कुछ कंक्रीट 15 साल में कुछ नहीं। 2010-11 से लेकर हम लोग जी कर रहे थे। जी जी जब पानी बहुत ऊपर तक आ गया तब जाकर हमको माननीय हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। जी। और क्योंकि मेरे पास 15 साल का रिसर्च वर्क था, 15 साल का सारा इकट्ठा कर रखा था, तो उसी समय आपने ये रिसर्च करना शुरू कर दिया कि जब आपको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो या हो रहा है, जब आपने देखा तो ये 15 साल पहले से ही मेरा शुरू हो गया था। जी। हमने चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखी है, हमने डिपार्टमेंट्स को लेटर लिखी है, हर जगह चिट्ठियां गई, रिप्रेजेंटेशन गए, लोगों जाके मिले कि ऐसा हो रहा है, बढ़ता गया। अब 17-18 किलोमीटर रोड जंगलों के अंदर बन गई। वो किस लिए बनी थी? वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कि पहले आप हेड लोड लेके जाते थे, पीठ पे ढोते थे, अब आपको गाड़ी ले जाने में आसानी हो गया। तो जंगल इतना खत्म हो गया कि हमारे गांव के लोग जिनका राइट होल्डर्स है उनको अंदर लकड़ी मिलना अपने चूल्हे जलाने के लिए भी मुश्किल हो गया। ऐसे में फिर 2024 में जब पानी बहुत चढ़ गया तो हमको फिर PIL करनी पड़ी, और इसका कोर्ट ने बहुत कड़ा संज्ञान लिया कि 17 किलोमीटर रोड अवैध रोड बन गए, अवैध कटान के किस्से, अवैध स्मगलिंग, अवैध माइनिंग, इलीगल माइनिंग, ये सारे इश्यूज वहाँ पे बढ़ चढ़ के चल रहे थे और ये मिली भगत से चल रहे थे। इसमें सरकार की तो जब आपने ये PIL डाली और उसके बाद जो भी कार्य रहे, तो उसके बाद ये कार्यक्रम खत्म हो गया जो आपको लगा? खत्म तो देखिए अभी तक नहीं हुआ था। इतना जरूर है कि जब PIL हाई कोर्ट में गई तो डर तो हुआ जी, थोड़ा समाज में डर भी हुआ, और पर क्योंकि इतने साल की आदत किसी की किन्हीं लोगों की कैसे जाएगी, तो वो कुछ कुछ चलता रहा। पर अब उसके बाद हमको इसी केस में कि एक पार्ट में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट में जब गए हैं तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में भी दिया, और एक वहाँ मार्ग बन रहा है 2 गांव को कनेक्ट करने के लिए, जिसका हमने अपोज नहीं किया। वी आर ओके कि अगर आप किसी गांव को, किसी घर को रोड जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर उसमें अननेसेसरीली 875 पेड़ काटने की बात हो रही थी, और वो भी कहाँ, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बीच में से, और जहाँ पर कोई रहता नहीं है, कोई हैबिटेशन नहीं है। तो हमने उसी बेस पे अपनी पिटीशन डाली, सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और तुरंत उसको रोक दिया। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि पहली बार हिमाचल के इतिहास में, मैं एक प्राइवेट इंडिविजुअल वहाँ गया था, एक प्राइवेट पिटिशनर के लिए का केस सुप्रीम कोर्ट की जो सेंट्रली एम्पावर्ड कमेटी है CEC, वो मैं अभी कहता हूँ कि वो जंगलात के रक्षक हैं जी, उसमें गई कि आप देखिए इनका मैटर क्या है, कैसा है, इनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं है। तो अब वो इतना एडवांस में चला गया है कि उस जहां हमने रोड को अपोज किया था, वो भी हमारे ही बात पे कर रहे हैं कि हाँ, इस रोड को आप जंगल से जो ले जा रहे हैं वो गलत ले जा रहे हैं, जो ऑलरेडी अलाइनमेंट्स आपके पास अवेलेबल है। तो एक तरह से अभी हम पड़ाव पे नहीं पहुंचे, पर इतना जरूर है कि इतने सारे सैकड़ों पेड़ों का बचाव हमने लगभग कर सकते हैं। यानी डेवलपमेंट जो हम कह सकते हैं कि विकास के नाम पर जो ये अवैध कहते हैं हम कि पेड़ कटान होते हैं या फिर खनन होते हैं, उसको रोका जा सकता है, बशर्ते उसके अलावा भी कोई रास्ते हो। देखिए हमको पेड़ कटान, मैंने जैसे कहा, ये हमको देते हैं, हमसे लेते कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो एक तरह से ये साधु जीवन है, क्योंकि साधु का और वनस्पति का जीवन सिमिलर है। साधु भी देता ही है, लेता कुछ नहीं है। वो ज्ञान देगा, कुछ देगा, वनस्पति भी आपको कुछ देगी ही देगी, लेगी जी। तो साधु ही, अब अगर साधु जीवन जी रहे हैं तो साधु हुए। तो साधु जब बलिदान देना होता है, साधु बलिदान भी देता है जी जी, पर उसका यूज होना चाहिए। अगर आप अननेसेसरीली बिना किसी वजह से पेड़ों को काट रहे हैं, उनको बेच रहे हो, उनसे कमाई कर रहे हो जी, और उसकी जरूरत नहीं थी, तो वो महापाप की श्रेणी में आएगा।
बिल्कुल। और ऐसा ही वहाँ हो रहा था। किसी को रोड जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। डेवलपमेंट के लिए कटता है, अब बहुत अब देश की डेवलपमेंट हो रही है, बॉर्डर पे रोड पहुँचाने हैं, तो ज़रूरत है। जी अब अननेसेसरी की अगर आप कटान करोगे वो गलत है। बिल्कुल। तो आपकी लड़ाई उसी से है कि अगर आप ऐसे स्टेप कोई करें या फिर पर्यावरण के खिलाफ जो कार्य हो रहे हैं उसके खिलाफ आपकी लड़ाई। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर मैं खुद ही कह रहा हूँ कि साधु जीवन जी रहे, वो अपने आप बलिदान देने को तैयार। जी जी। तो जैसे आपने शुरुआत में भी कहा कि आपका गांव में आना जाना लगा रहता था, या हालांकि आपकी पढ़ाई शहर में ही हुई है, तो उस समय आप क्या सोचते थे कि जैसे आप पैदल चल रहे हो कि अच्छा होता इतना ना चलना होता और रोड होता? तो देखिए जी, आज को तो जिस तरह से लाइफ हो गया है, जी जी अब लोग सुबह उठ के देखो भाग रहे होते हैं जी पर ऑफिस जाएंगे गाड़ी में। तो पहले तो नेचुरली आपकी हेल्थ ठीक रहती थी, क्योंकि हम मुझे खुद मालूम है 5-6 घंटा हम पैदल चलते थे जी। और पैदल चलने में कोई दुख भी नहीं होता था। बुजुर्ग भी लोग चलते, जो वृद्ध लोग थे वो भी पैदल चलते थे। उस समय आदत का हिस्सा था, आपकी लाइफ का हिस्सा था। अब हम लोग डिपेंडेंट हो गए गाड़ियों में, है ना। अब लिफ्ट में जाएंगे, एस्केलेटर पे चढ़ेंगे, तो अब हर आदमी सोचता है मेरे घर में ही गाड़ी आए, और हेल्थ इश्यूज इसलिए भी हो रहे हैं। वैसे तो मेरी तो पर्सनल राय है कि जितना आदमी पुराने समय में जाए जी और अपना अगर प्रकृति के साथ, जिस तरह से हम पहले पैदल चलते थे और अच्छा अन्न खाते थे, शुद्ध खाते थे, वैसे उसी पे जाए तो बेटर है जी। इतना हेल्थ इश्यूज होंगे ही नहीं। जी। तो जैसे आप पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसी आपकी पढ़ाई रही और आप गांव से शहर की ओर आए, फिर शहर से आपने फिर से सोचा कि मुझे गांव में ही बसना है? नहीं, गांव मैंने कभी छोड़ा नहीं। जी जी। वो अब ठीक है, एजुकेशन मेरी शिमला में हुई है, यहाँ पर एक स्कूल है बिशप कॉटन स्कूल करके, तो वहीं पढ़ा हूँ। तो वो तो अब उस समय शायद इतना एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट का भी इतना वो था नहीं, वेरेज बड़े बड़े स्कूल थे, कम स्कूल थे पर अच्छे मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा होती थी, संख्या बहुत ज़्यादा होती थी, और वो अच्छा भी था। जी। आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि एक एक दो दो बच्चे हैं स्कूल में, और वो उसमें क्या डेवलपमेंट बच्चे की होगी। तो मेरी एजुकेशन शिमला में हुई थी, पर गांव कभी नहीं छूटा। छुट्टियों में हम लोग गांव ही रहते थे, और जैसे आज भी हम लोग गांव कभी नहीं छोड़ा। तो यही कारण रहा कि क्योंकि इलाका, हमारा क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक तौर से बहुत समृद्ध है, तो यही कारण रहा कि हम लोग, मुझे सेंसिटिविटी थी नेचर के प्रति, क्योंकि मैंने देखा था उस नेचर ने हमको सब कुछ दिया था जी। तो उसका रीपे करना हमारा अब दायित्व भी बनता है। तो जैसे आपने गांव के लिए, पूरे गांव के लिए कार्य किए, गांव के जो आसपास के लोग थे उन्होंने भी क्या आपसे इसी तरह की सहायता मांगी, या उनका भी ऐसा मानना था कि ऐसा हो रहा है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं? नहीं, गांव का देखो जी, जो 2010-11 से काम चला, इसमें अकेला ही मेरा नहीं था, इसमें गांव वाले सब इन्वॉल्व थे। जो रिप्रेजेंटेशंस गई वो गांव वालों के साथ गई, और ये जो मैं फ्रंट में आया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ, मेरा नाम पिटीशन में मैं हूँ, रिसर्च वर्क चलो मेरा होगा, सपोर्ट मुझे क्षेत्र वालों की भी है, और उसमें से मैं नहीं कहूँगा कि 100% है, 90-95% लोग। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। नहीं तो जैसे मैंने आपसे कहा कि विकास के नाम पर लोगों में ये तनातनी रहती है कि आप कहीं कार्य को रोक तो नहीं रहे, या फिर इस तरह से भी रहता है। देखिए, ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा मेरे इसमें भी है जी। अब देखिए, समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं जी। अब कोई कहेगा जी ये तो रोड रोक दी हमारी जी। वेरेज मेरी पिटीशन रोड की है ही नहीं। मेरी पिटीशन तो पेड़ों को बचाने की, जंगल को बचाने की है। इट इज़ वेरी क्लियर इन द पिटीशन। बट किसी ने अपनी राजनीति भी करनी हो तो वो कोई राजनीति कर रहा है, कोई लोगों को मिसगाइड कर रहा है, कोई माफिया सेगमेंट के लोग हैं जिनका जो आमदनी जो हो रही थी वो रुकने की कगार पे है या रुक भी गई है जी। क्योंकि अब तो बड़ा कड़ा संज्ञान हो गया है। अब तो हिमाचल सरकार भी इस पे हिमरी क्षेत्र जब सुप्रीम कोर्ट में गूंज रहा है, हिमरी गांव एक बैकवर्ड पंचायत सुप्रीम कोर्ट में गूंज रहा है, तो इसकी आवाज़, सुप्रीम कोर्ट की आवाज़ आपके गांव तक और उनके जंगलों तक गई है। जी जी जी। तो इसमें कई सेगमेंट है जो अपोज भी करेंगे और 100% तो भोलेनाथ को भी लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल, ये तो रहता ही है। आम मनुष्य हूँ, लेकिन यही हम ये कह सकते हैं कि जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि आपका एक कदम बहुत बड़ा कदम हो सकता है, और जैसा आपने करके दिखाया। और आज के यूथ को भी अगर आप कहना चाहें कि किस तरह से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आप
अपने दम पर क्या क्या कार्य कर सकते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो क्योंकि पर्यावरण जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में है। बिल्कुल। और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर एक अलग से अपना इकोसिस्टम होता है। गांव का रिवाज अलग होते हैं, भाईचारा होता है, आपस में एक दूसरे से बिगाड़ के भी नहीं लोग रखते हैं। शहर और गांव में थोड़ा फ़र्क होता है। जी। पर मेरी तो यही कहना है कि यूथ और महिलाएं, इनको इन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे आने की ज़रूरत है। पर्यावरण बचेगा तभी आप लोग रहेंगे जी। जो जल जंगल ज़मीन आपकी जो है, जल तभी रहेगा जब आपका पेड़ पौधा जंगल बचेंगे। आपके जंगल में जितना भी आपकी प्रकृति आपको फ़ायदा दे रही है वो उसी जंगल से, पानी आपको वही दे रहा है। आपके घराट चल रहे हैं वहीं से चल रहे हैं, आपकी खेतों को पानी आ रहा है वहीं से आ रहा है। तो अगर आप छोटी छोटी बातों में समाज से डर के रहेंगे और आगे नहीं आएंगे तो आपका कोई और भला भी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। प्रकृति भी आपका भला नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए आपको उन लोगों के लिए, देखिए आप जानवर को मारने जाओगे, जानवर भी भाग जाता है, वो आपको अटैक भी कर सकता है। जी। उनको भगवान ने कुछ दिया है, हम लोगों को भी दिया। इनके पास सिर्फ कुछ नहीं है, खड़े रहेंगे, आप काट दो बेच दो। जी। तो अगर आप उनका बचाव कर रहे हो, आप महापुण्य कर रहे हो। तो आगे आने वाले समय में क्या क्या आपके ऐसे कार्य रहेंगे जो समाज सेवा से जुड़े रहेंगे या फिर पर्यावरण से जुड़े रहेंगे? देखिए मैं वैसे भी सेवा विभाग में हूँ, तो मैं पिछले 15-20 साल से उसी में काम कर रहा हूँ। तो ये पर्यावरण का तो मैंने अपने क्षेत्र का उठाया, अपने पंचायत का उठाया है। जी। अब इन्हीं मुद्दों को, बिकॉज इसमें सिर्फ पर्यावरण ही नहीं है, एक्चुअली वर्ड जो है वो इन्वायरमेंटल करप्शन है। जी। और वो भी मिली भगत से। जी। उसमें लोकल भी हैं, बाहर के लोग भी हैं और कुछ सरकारी लोग भी इसमें इन्वॉल्व है। जी। तो अब मेरा जो है वो इर्द गिर्द की पंचायतों को भी देखना है कि वहाँ भी इस तरह का, मुझे मालूम है हुआ है पर अभी मेरे पास रिकॉर्ड नहीं आया है। तो उनका रिकॉर्ड लेके भी अब वो दोबारा से कोर्ट के समक्ष उनको भी रखूँगा ताकि थोड़ी जागृति है लोगों में, थोड़ी हिम्मत बढ़े और वो खुल के खुद अपना काम करें। मैं हमेशा किसी के लिए नहीं लड़ सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ, मेरे को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, मैं तो अपने रिसोर्सेज लगा के कर रहा हूँ। जी जी जी। पर यूथ, लेडीज़, सब महिलाएं बाहर आएँ, अपनी लड़ाई खुद लड़ें जी। और आप फिर उसी समृद्धि में जा सकते हो जैसे हमारे पूर्वज रहे। तो अगर किसी ने कोई ऐसा कार्य होते हुए देखता है, जैसे आपने कहा कि महिलाएं या फिर यूथ या फिर कोई भी जिनको ऐसा लग रहा है कि हमारे आसपास ऐसा कार्य कुछ हो रहा है और वो उसकी कंप्लेंट या फिर ऐसे कुछ कार्य करना चाहते हैं, जैसे आपने PIL लगाई, तो उनके लिए क्या सजेशन है आपका कि क्या वो कर सकते हैं? देखिए मुझे पता है कि सारे लोग इतना गांव से निकल के कोर्ट में जाना, बहुत रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। कोर्ट में वकील करना, फिर रिसर्च वर्क, उसमें आपको हर दिन आपको कोई ना कोई मैटर लगेगा, उसमें तैयारी करना, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने। क्योंकि मेरा तो एक्सटेंसिव बैकग्राउंड था तो इसलिए मैंने हेल्प होगी और मेरे रिसोर्सेज भी थे और हैं जो मुझे मदद भी करते हैं। जी। और मेरे साथ बहुत से लोग अच्छे अच्छे जुड़े हैं जो समाज के बहुत अच्छी अच्छी श्रेणियों से आते हैं। कोई जजेस भी हैं रिटायर्ड, कोई आर्मी के चीफ्स हैं, कोई जनरल्स हैं, इस तरह के बहुत ब्यूरोक्रेट्स हैं जो जुड़े हैं, देख रहे हैं अच्छा काम कर रहा है तो दे आर सपोर्टिंग में। वो गांव के बाहर की बात है। तो अब हर गांव के व्यक्ति से ये नहीं आप उम्मीद कर सकते कि वो इस तरह का कार्य बाहर आके करें। बिल्कुल। उनका जितना उनका दायरा है उतने में वो काम करें। वो अपनी आवाज़ उठाने से ना डरे, अपनी आवाज़ उठाए। अगर उनको दिख रहा है कि गलत हो रहा है, मुझे मालूम है मेरे पूरे गांव को, क्षेत्र को पता है वहाँ गलत होता है, पर आवाज़ कितनी उठाते हैं। तो वो डर से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप पर्यावरण को बचा सकते हो। वरना जिस तरह का तांडव इस साल हुआ है श्रावण भादों में, वो होता रहेगा। बिल्कुल, ये आपने अच्छा कहा, क्योंकि आज के समय में अगर हिमाचल हम देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है जो कहीं ना कहीं असहनीय होते जा रही है। इसी का कारण है जी, प्रकृति हम लोग ही हैं। अब जैसे कहते हैं कि नेचर इज गॉड, प्रकृति ही ईश्वर है, रूप नहीं है ईश्वर का, वो ईश्वर ही है जी। तो जब आप प्रभु के साथ इस तरह कर रहे हो तो दैट इज रिटर्न आपको मिल रहा है। अब देखिए अभी हर नदी में लाखों की तादाद में लकड़ियां निकली है जी। और उनमें से इतनी बड़ी संख्या परसेंटेज लकड़ी की वो थी जो प्रोसेस थी। अब वो जंगल में प्रोसेस कैसे हो गई? जी। ये सिर्फ ऊपर वाली शक्ति ने सामने ले आया जी।
कि ये तुम्हारे जंगलों के अंदर छुप के हो रहा है और ये बाहर निकाला। अभी भी नहीं जगेंगे जी। और जंगल को सिर्फ आय का साधन मानते रहेंगे तो ऐसा ये देवभूमि नहीं रहेगी। जी, ये आपने अच्छा कहा और जिस तरह से आपने कार्य किए हैं वो बहुत सराहनीय है और हम चाहते हैं कि आप ऐसी ऐसी कोशिश और पंचायतों में भी करें ताकि ये जो अवैध खनन या फिर जो ऐसे माफिया होते हैं वो ना हो पाए और हम पर्यावरण को संरक्षण भी प्रदान कर पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपसे बहुत कुछ जानने को मिला। तो इनसे मिले कार्यक्रम में आज बस इतना ही, फिर से मुलाकात होगी, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।